हेलो बच्चों, आज हम नेक्स्ट गॉस लॉ का सेकेंड जो है एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था बिकॉज ऑफ थिन वायर लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से पढ़ा था। आज हम लोग प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे गॉस लॉ को यूज़ करके। सो हमने यहाँ पे एक प्लेन शीट लिया हुआ है, जैसे हमारा पेपर होता है लाइक दिस। तो प्लेन शीट है, उस प्लेन शीट पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है हमने यहाँ पे। और ये हमारी जो शीट है वो इन्फिनाइटली लॉन्ग है, तो मतलब इसलिए हमने डॉट डॉट यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनाइट और यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनाइट लिख दिया है। तो एक्चुअली जो यहाँ पे जो इन्फिनाइट जो लिया, जैसे हमने यहाँ पे लेंथ लिया था इन्फिनाइट, यहाँ पे शीट भी ले रहे हैं, तो इन्फिनाइट जो है वो जस्ट एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है, सिस्टम है। जैसे कि एक्चुअली में होती नहीं है इन्फिनाइट, वो सिर्फ इसका डायमेंशन बहुत बड़ा होता है। जहाँ पे भी फील्ड निकाल, सपोज़ हमने इस शीट की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, तो जो ये डिस्टेंस हमने यहाँ पे L सपोज़ किया है, इस L की वजह से मतलब जो ये L डिस्टेंस है वो बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू द डायमेंशन ऑफ दिस शीट, तो इसलिए हम इसको इन्फिनाइट शीट बोलते हैं। जैसे सपोज़ अगर हम इस पूरे शीट पे, कॉपी पे कोई छोटी सी कोई चींटी रख दें या कोई छोटा सा कोई इंसेक्ट रख दें, तो उसके लिए ये शीट बहुत बड़ा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत मतलब वो सिर्फ बहुत छोटा ही एरिया देख पाएगा, तो उसको लगेगा कि ये शीट पूरे हर जगह ये शीट फैली हुई है। तो क्योंकि उस चींटे का या उस इंसेक्ट का डायमेंशन बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू डायमेंशन ऑफ द शीट, इसलिए उसके लिए शीट इन्फिनाइट लगेगी। सिमिलर वे में जहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, वो जो डिस्टेंस है उसकी डिस्टेंस उस इस शीट के डायमेंशन से बहुत छोटी है और शीट का डायमेंशन बहुत बड़ा है, तो डेट्स वाई यहाँ पे हम इसको इन्फिनाइट शीट बोला जाता है। इन्फिनाइटली होती नहीं है, बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट। सो यहाँ पे हमारे पास जो इन्फिनाइट शीट लिया हुआ है, ये प्लेन शीट है, ठीक है। तो इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, बहुत पतली शीट है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डायरेक्शन हमको पता है आगे होगी, मतलब जितनी फील्ड डायरेक्शन होगी वो तो या तो फिर इधर होंगी, बाकी या तो फिर आउटवर्ड इधर होंगी, ऊपर और नीचे नहीं होंगी। साइड में मतलब राइट साइड होंगी और सारी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड होती है। ओके, सो हमें अगर इसको गॉसियन सरफेस इंक्लोज करना है, जिससे हमको मतलब नेट चार्ज इंक्लोज मिल जाए कुछ, तो क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक सिलेंडर चूज़ करेंगे, सिलेंड्रिकल पोर्शन चूज़ करेंगे। तो हमने कहा कि हम इस शीट से सपोज़ L डिस्टेंस दूर पे आए हैं, यहाँ पे जहाँ पे हमको फील्ड निकालनी है। तो अगर तो यहाँ पे हमने क्या किया, फील्ड निकालने के तो हमने यहाँ पे सिलेंडर बनाया हुआ है, और जस्ट सिमिट्री को बनाए रखने के लिए हमने जस्ट पीछे भी L लेंथ का ही डिस्टेंस लिया और यहाँ पे भी सिलेंडर ड्रॉ किया। तो हमने देखा यहाँ पे एक कंप्लीट सिलेंडर बन के यहाँ पर तैयार हो गया है, यूनिफॉर्म। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे कि ये जो सिलेंडर है वो इस शीट के अंदर से पास हो रहा है, इसको मतलब कुछ इस तरह से फील करो कि शीट के अंदर से क्रॉस होकर पास हो रहा है। तो इतना पार्ट शीट का जो है वो सिलेंडर के अंदर है, सिलेंडर के अंदर इतना पार्ट आ गया है। ये सिलेंडर हमारा ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, गॉसियन सिलेंडर है, इमेजिनरी सिलेंडर है, बनाया गया है हमको नेट फ्लक्स निकालने के लिए। एज्यूम करते हैं इसको। सो यहाँ पे भी हमने देखा कि सिलेंडर का 3 सरफेस है हमारे पास। एक ये सरफेस लिया हमने, एक ये सरफेस लिया, थर्ड सरफेस ये लिया। तो फर्स्ट सरफेस यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर निकल रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर दिख रही हैं, और इस सरफेस की वजह से, सिलेंडर के इस बेस की वजह से एरिया वेक्टर होगा, तो हमारा ds वेक्टर वो भी इधर ही होगा। सेकेंड सरफेस हमने यहाँ पे लिया, इसकी वजह से एरिया वेक्टर होगा, ds वेक्टर वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव वजह से इधर भी निकल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन भी इधर ही होगी। इसके कर्व सरफेस पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कर्व सरफेस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ऊपर जाते हुए नहीं दिख रही है, बट हाँ इस कर्व सरफेस की वजह से जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की तरफ है। ईच एंड एवरी पॉइंट पे एरिया वेक्टर, ds वेक्टर हर एक पॉइंट पे होगा। ऐसे अगर हम नीचे की तरफ सरफेस की बात करें, तो यहाँ पे भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे आते हुए नहीं दिख रही है, बट यहाँ पे सरफेस एरिया या एरिया वेक्टर जो है वो नीचे यहाँ पे दिख रहा है। ईच एंड एवरी पॉइंट पे सरफेस एरिया वेक्टर होगा यहाँ पे। तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो नेट टोटल फ्लक्स है वो टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है फॉर्मूला हमारे पास। तो गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे सिलेंडर लिया हुआ है, तो गॉसियन सरफेस ने टोटल चार्ज कितना इंक्लोज किया, ये पार्ट तो पूरा बाहर है, ये पार्ट पूरा शीट के बाहर है, शीट के अंदर
शीट का सिलेंडर के अंदर शीट का कितना पार्ट है, सिर्फ इतना पार्ट शीट के अंदर है यहाँ पे, बाकी सारा पार्ट शीट के बाहर है, ठीक है सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर सिर्फ शीट का इतना ही पार्ट आ रहा है, तो सिर्फ इतने पार्ट पे कितना चार्ज है वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो यही हमारा नेट चार्ज इंक्लोज्ड है बाय द गॉसियन सरफेस, बाकी कहीं और कोई चार्ज इंक्लोज्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये शीट थोड़ी बड़ी बना दी मैंने, वैसे ये शीट हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि जितना बड़ा शीट है अप्रॉक्सीमेटली उतना ही बड़ा सिलेंडर यहाँ पे बनाया जाएगा। जैसे सपोज ये हम इतनी बड़ी शीट है, जैसे यहाँ पे हम सपोज ये शीट बनाई हमने यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे ये शीट यहाँ पे ड्रॉ किया, तो सिलेंडर भी अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसा लेंगे कि उसका कुछ इस तरह से आए, मतलब इतना बड़ा करना, ठीक है, कुछ इस तरह से सिलेंडर यहाँ पे बनेगा, इस तरह से आके, ठीक है। तो इस तरह से कुछ, पर यहाँ पे हमने जो है शीट काफ़ी बड़ी ले ली, इसलिए आपको ये छोटा दिख रहा होगा। ओके, सो टोटल फ्लक्स जो है वो क्या होगा, φ1 प्लस फ्लक्स बिकॉज ऑफ फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस और फ्लक्स बिकॉज ऑफ थर्ड सरफेस, मतलब सम ऑफ ऑल फ्लक्स सरफेसेस, तो जहाँ से फ्लक्स निकल सकता है। तो हमने जो फर्स्ट सरफेस चूज़ किया है वो ये है, सेकंड सरफेस ये चूज़ किया है, थर्ड सरफेस हमारे पास ये पूरा कर्व सरफेस एरिया है, पूरा कर्व जो एरिया है सरफेस है इसका सिलेंडर का। तो φ1 फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस जो है हमारे पास, वो क्या होगा हमारे पास, EDS cos 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट सरफेस के थ्रू E वेक्टर हमारे पास इधर है और DS वेक्टर जो एरिया वेक्टर है वो भी हमारे पास इधर है, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, इसलिए cos 0 डिग्री हो गया। सेकंड सरफेस एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे 0, दोनों पैरेलल है, एंगल कितना हो गया 0 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, EDS cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई, EDS cos 0 हो गया। थर्ड सरफेस हमने चूज़ किया है, ये पूरा कर्व सरफेस चूज़ किया हमने, तो ये थर्ड वाला सरफेस हो जाएगा EDS cos 90। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर हमारे पास ये नीचे है, अगर हम नीचे वाला पोर्शन एज्यूम करते तो एरिया वेक्टर के आगे नीचे है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री। यहाँ अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर भी एरिया वेक्टर ऊपर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना एंगल है 90 डिग्री। तो चाहे अपवर्ड साइड लो चाहे डाउनवर्ड साइड लो, दोनों तरफ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 आ रहा है, इसलिए EDS cos 90 हो गया, ठीक है। सो cos 90 का टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि cos 90 0 हो जाता है, मतलब इस जो थर्ड सरफेस की वजह से जो है हमको कोई भी फ्लक्स बाहर आता नहीं दिखेगा, मतलब कि जो इस कर्व सरफेस के थ्रू यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर आते हुए नहीं दिखेंगी। जो भी फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी वो इस सरफेस से निकलेंगी और इस सरफेस से निकलेंगी, ऊपर सरफेस से इस सरफेस से कोई भी फील्ड लाइन नहीं निकलेगी। तो जब फील्ड लाइन नहीं निकलेंगी मतलब यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है EDS cos 0 1 हो गया, तो EDS बचेगा, EDS cos 0 यहाँ पे सेकंड सरफेस का भी cos 0 1 हो गया, तो EDS हो जाएगा, तो नेट हमारा 2 EDS मतलब 2E क्लोज इंटीग्रल DS हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो क्लोज इंटीग्रल DS इज इक्वल टू S हो जाएगा, मतलब बहुत सारे DS को सबको जोड़ देंगे अगर हम तो हमको S मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट मतलब यहाँ से टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q नेट अपॉन टोटल फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2ES 2E, इसके लिए हमने यहाँ पे S ले लिया, 2ES हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे पास है नेट चार्ज इंक्लोज इन द सिलेंडर इज इक्वल टू सिग्मा एस। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, क्योंकि वहाँ पे वायर फॉर्म में था, यहाँ पे हमारे पास एक शीट फॉर्म में है, वहाँ पे वो 1 डायमेंशनल था, ये हमारे पास 2 डायमेंशनल है। तो 1 डायमेंशनल के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज़ करते हैं और 2 डायमेंशनल के लिए ये आपका 2 डायमेंशनल है, यहाँ लिख देते हैं 2D है ये। तो 2 डायमेंशनल के लिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ करते हैं, तो सर इसके लिए हम सिग्मा यूज़ करते हैं, सिग्मा इंटू एरिया, सरफेस एरिया या एरिया भी कह सकते हो। तो नेट चार्ज इंक्लोज इन द सरफेस इन द सिलेंडर जो है वो सिग्मा इंटू एस हो गया, ठीक है। तो नेट चार्ज कौन सा इंक्लोज था हमारे पास सरफेस में, जो ये यहाँ पे जो ये शीट कटी है, यहाँ पे कटी के मतलब कि जो इस सिलेंडर के अंदर जो आ रही है, तो इस पर भी तो कुछ चार्ज होगा, अगर इस पर पूरा पॉजिटिव तो इस पर तो पॉजिटिव होगा, इस सब पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर सब पॉजिटिव होगा। तो ये इतना ही सिर्फ चार्ज जो है इस सिलेंडर के अंदर इंक्लोज है। तो इतना चार्ज क्या होगा, वही
आपका सिग्मा इंटू एस होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लिखते हैं सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो हो जाएगा सिग्मा इंटू एस हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स हमारे पास हो जाएगा क्यू नेट ऑन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू नेट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, नेट चार्ज कितना है सिग्मा इंटू एस है, तो इस नेट की जगह क्यू नेट की जगह पे हम लोग सिग्मा इंटू एस रख देंगे, इज इक्वल टू ही है, 2 ES है तो 2 ES लिख देंगे, एस एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा फिर तो ई की वैल्यू निकलेगी, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 नीचे जाएगा, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि हेयर ई इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस एल। लास्ट टाइम पे देखा था हम लोगों ने कि जो लॉन्ग वायर की वजह से निकाला था, तो वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ई जो था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था आर के, जहाँ पे फील्ड जितने डिस्टेंस से फील्ड निकाल रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस एल पे, या कोई भी अगर एल माना तो एल, आर माना तो आर, एक्स माना तो एक्स, जो भी डिस्टेंस वो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है वो। तो शीट जो प्लेन शीट होती है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलती है वो हमारी क्या होती है, वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होती है। फिर हमारे पास है सिग्मा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर सिग्मा ज़ीरो से बड़ा है, अगर सिग्मा वैल्यू 0 से बड़ी, इसका मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब ये है कि शीट जो है उस पर पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, और अगर सिग्मा की वैल्यू लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव, इसका मतलब कि आपका जो शीट है, कोई भी शीट हो, वो आपका नेगेटिव चार्ज कैरी की हुई है। ठीक है, ओके, थैंक यू।